बिल्कुल कॉल करो। मैं आपको एक इंटरव्यू पर्सनल ये लगाया मैंने। ठीक है। इतनी फाटरी की और कहाँ लगी काम? ये कोशिश पर की है। मेरे को मारा संगीता भगत ने। हाँ, कौन संगीता भगत? वो जो डीडीसी बनी है चेयरमैन। क्यों मारा? हाँ, उसने मारा है कि हमारी ज़मीन में उन्होंने वो बनाया सेफ्टी टैंक। वो पिछले साल बनाया, उस दिन भी उन्होंने मारा था हमारे घर वाले को। हमने जम्मू में उनका ऑपरेशन करवाया था रातों रात लेके। फिर उसके बाद हमें आज फिर उन्होंने काम लगाया था उधर, तो हम गए उधर से देख के हम आ गए वापस अपने घर में। वो बड़े लोग थे उधर, हमने कुछ नहीं उनको बोला, हम आ गए वापस। पीछे से वो गालियाँ मार रहे थे। मैंने बोला लड़कों को कि हम दो तीन है, इधर क्या करना हमने, चलो आप अंदर, हम करेंगे कानूनी कल। तो हम आ गए अंदर। जैसे हम अंदर पहुँचे तो वो सारे आके तो हमें उधर अंदर आके पकड़ के तो उसने, उसके भाई ने और उसकी बहन ने, संगीता भगत ने, उसकी बहन ने, उसने मारा डंडे से, और उसके भाई ने मारी लात मेरे को और मेरे लड़के को, इस सब को मार दिया। अंदर आके मारा है। कोई हम बाहर थोड़े गए थे। और उनका उसने बोला कि हमारा कुछ नहीं कर सकते, पीटिया वाले कोई भी हमारे घर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े हैं वो सब हमारे हाथ में है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनके हाथ में कैसे, वो कैसे नहीं है, गरीबों के लिए बनाए हैं कि वो उनके लिए बनाए हैं। वो बड़े बड़े भी हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हमारी ज़मीन भी ज़बरदस्ती ले रही है और बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मीडिया वालों ने क्या मेरा जूता खाना, और जो जितने भी हैं वो क्या हमारा जूता खाएंगे। मैं आपसे यही पूछती हूँ कि वो क्या हमारे मारने के लिए बनाई है कि किसके लिए बनाई है चेयरमैन। तो मेरे सर पे भी मारा डंडे से और इधर से रेफर किया मेरे को डोडे के लिए, बोलते हैं जाओ आप डोडा में। और जो घर में बोलती है कि रात को हम आपको जला देंगे, पूरा घर आपका जला देंगे, हम डरते नहीं है किसी से। मसला सर ये हुआ कि ये हमारा ज़मीन का मसला है। ये 3 जनवरी 2020 को हमारी ज़मीन में आए थे, तो हम इनको पूछने गए कि ये आप यहाँ काम कैसे कर रहे हो जब ज़मीन हमारी है। तो उन्होंने आगे से हमें बोला कि आपने जो करना है वो करो। उधर उन्होंने हमें पकड़ के मारा ज़ोर ज़बरदस्ती। किसने मारा? उसमें मारा मेरे बाल किशन जी ने, उसकी लड़कियों ने, जितनी भी फैमिली है, योगराज के बेटे शेटे जो उसके चमचे हैं उन्होंने, और जो निर्मला देवी है, और उसने मेरे पिताजी को मारी थी पिछले साल 2020 3 जनवरी को। तो बाला चौकी पे 10 बार गया, वो मेरा पर्चा भी नहीं लिख रहे थे। तो कभी मुझे भद्रवा थाना, कभी मुझे एडिशनल एसपी दफ्तर भेजते थे। और मेरे पापा उस टाइम भी रेफर जम्मू थे, इनका ऑपरेशन हुआ था। मैं अकेला था, इन लोगों ने मुझे इतना हरासमेंट किया कि जिससे कि मैं डर गया। और डरने के बावजूद भी वो मुझे धमकाते थे घर आके, बोलते ये आप केस वापस ले लो, तो नहीं तो हम आपको मार देंगे। जितनी भी पुलिस है उसके हक में है। आज सुबह की बात है, आज सुबह जब उसने काम शुरू किया उधर, तो हम गए उधर देखने। हमने देखा उधर, तो देख के वापस आ गए। वो पीछे से आके उन्होंने हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मारने की कोशिश की, और उसमें मेरी मम्मी को भी लगी है, मेरे भाई को भी लगी है, मुझे भी लगी है। वो जनाब बाल किशन की फैमिली और योगराज की पूरी फैमिली थी। तो जो और एक कुलदीप कुमार और सुरेश कुमार उधर दुकान करते हैं, वो उधर मजदूर लगे हुए थे। तो आपने किस किस को गुहार लगाई? हमने ये गुहार लगाते हैं कि गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। पिछली बार भी उन्होंने हमारे पापा को रेफर करवाया था जम्मू के लिए, बहुत बुरी हालत थी हमारे पापा की। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, भाला चौकी कोई एक्शन नहीं लेती है कि वो पैसे खाते हैं। मैं क्लियर बोलूँगी कि वो पैसे खाते हैं, वो हमारे केस को दबा देते हैं। पहले भी उन्होंने हमारा केस पूरा वो दबा दिया था, कोर्ट में हमने वो दोबारा किया है। तो आज उन्होंने हमारी मम्मी को मारा है, जो वो डीडीसी संगीता रानी है। मैं ये पूछना चाहूँगी
पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या इसलिए नुमाइंदे को चुनते हैं, इसलिए उसको आगे लाते हैं कि वो दूसरों के घर में घुस के किसी का कत्ल करे। उसको इसलिए बनाया गया कि वो आम जनता की सेवा करे, आम जनता के मसलों को हल करे, ना कि इसलिए कि वो किसी के घर में जाके किसी पे कातलाना हमला करे और अपनी अप्रोच का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। के मनोज भाई हैं सोसाइटी के, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनता है। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। वो हमें अप्रोच दिखाते हैं बड़े बड़े मिनिस्टरों की, एमएलओ की। तो हमारा तो कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। हम मीडिया के ज़रिए यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी एफआईआर काटी जाए। मेरी मम्मी की बहुत बुरी हालात है, सिर में मारा है। और अभी भी हमें पुलिस, अभी हम भाला चौकी में गए थे, फ़ोन किया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब वो गए तो उनके कहने पे वो हमें बुलाने लगे। इसलिए मैं जो भी डीजीपी, जो भी है पुलिस का, जो भी कोई बड़ा डीजीपी आईजीपी, मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि पुलिस हम गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ना कि हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाई गई है। मैं आपसे, आपके मीडिया के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि हमारी मदद करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। बस हम बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत तंग हो चुके हैं। हम ऐसा ना हो कि हम पूरी फैमिली आत्महत्या कर लें, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मजबूर किया। बालकृष्ण, संगीता रानी, उसकी पूरी फैमिली ने, योगराज, इन्होंने हमें बहुत तंग किया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर सुन रहे हैं JNK के, मैं उनसे, रविंद्र रैना जी हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि क्या पार्टी का मेंबर इसलिए बनाया जाता है? इससे तो ये पूरे पार्टी को बदनाम कर रही है ये। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी दौड़ सिर्फ मीडिया तक है। हम गरीब लोग हैं, हम कहीं और नहीं जा सकते। बात ऐसी है कि ये लैंड केस है, ये सेरी जो मार्केट है ये न्योटा में पड़ती है, न्योटा पंचायत में पड़ती है, न्योटा करिया पंचायत में पड़ती है। तो ये आज सुबह की बात है। एक्चुअल में ये पहले का ही मसला है कि ये 2020 की बात है, मे बी 22 या 20 जनवरी की बात है, 3 जनवरी की बात है, सॉरी। तो ये लैंड का मसला ये है कि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारे फादर साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी है। दफ़ा 4-8 की ज़मीन है, खसरा नंबर 105 है। तो हमारी स्टेप मदर जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सर्विस करती है, तो उन्होंने अपनी जगह पर अपने भाई को दे दी, जिसका नाम बालकृष्ण है, और जिनकी बेटी अभी एट प्रेजेंट में रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन, DDC मेंबर वाइस चेयरमैन है। तो उन्होंने अपनी जगह पर वो ज़मीन उनको लिख कर दे दी। लिख कर दी भी या नहीं दी, वो किस हिसाब से, वो उन्हीं को आपस में ही पता है, दोनों भाई बहनों को। जब हमारे फादर साहब ने उनको कहा कि आप ये किस प्रोसीजर के, किस माध्यम के, किस हिसाब से, आप किस रूल के मुताबिक आप ये प्रॉपर्टी को बेच सकती हो मेरी मौजूदगी में अभी होकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये मेरा भी हक है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब दफ़ा 4-8 की ज़मीन है, या चाहे वो दाद की भी हो, जब तक उसका मालिक अगर ज़िंदा है, पीछे से वारिस अगर खड़े हैं, तो किस रूल के, किस आर्टिकल के, किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस रूल में ये लिखा हुआ है कि वो पीछे से वारिस मौजूद होने के बावजूद भी वो औरत उस ज़मीन को बेच सकती है, उस प्रॉपर्टी को वो किसी को बेच सकती है? तो उस वक्त मारपीट हुई। उस वक्त भी इन्होंने, हमारे फादर साहब को, हमारी स्टेप मदर ने, और बालकृष्ण जो है वाइस चेयरमैन, संगीता रानी भगत जी के जो फादर साहब हैं, उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने मिलकर मारा। जिनका ऑपरेशन, पहले उनको डोडा हॉस्पिटल लिया गया, डोडा हॉस्पिटल से उनको फिर रेफ़र मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के लिए उनको रेफ़र किया गया। फिर बख्शीनगर में उनका ट्रीटमेंट हुआ, जो को 14 दिन उनका ट्रीटमेंट रहा। फिर वहाँ से 14 जनवरी या 15 जनवरी को में भी वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर उसके बाद घर आए, उसके बाद हमने लोअर कोर्ट में केस किया। उसके बाद पर्चा लगाने के बाद वो चलान कोर्ट में भद्रवाह में पेश भी हुआ। तो उसके बाद जब ये लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आगे है कि ये मसला शायद आज तक दूर पहुंचा होता, या आज तक हल भी हुआ होता, जस्टिस मिल गया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती ये रही कि लॉकडाउन की वजह से पूरा कोर्ट बंद रहा, और उस वजह से इन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने मतलब कि वहाँ पर अपना काम जारी रखा। तो हम इनको इनडायरेक्टली किसी के माध्यम से पूछते रहे कि जब यहाँ पर कोर्ट में केस लगा है, स्टे लगा हुआ है, 105 खसरा नंबर, इस पर स्टे लगा हुआ है, 11 बंदों के खिलाफ पर्चा भी लगा हुआ है, जो कि चलान कोर्ट में पेश ऑलरेडी हो चुका है, तो ये किस माध्यम से, किस रूल के मुताबिक ये यहाँ पर मुदाखलत कर रहे हैं? क्योंकि स्टे ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि उसमें ना हम वहाँ पर जा सकते हैं, ना वो वहाँ पर जा सकते हैं, जब तक कि इसकी डिक्लेरेशन, जब तक ये कोर्ट से डिक्लेयर नहीं होगा, क्लियरेंस नहीं होगी कि ये किसका है, किसका नहीं है, या ये ज़मीन किसके नाम पर है, तब तक यहाँ पर कोई भी, दोनों पार्टियाँ, अपोजिट पार्टी हो चाहे हम हो, यहाँ पर कोई नहीं जा सकते। लेकिन इन्होंने उसकी तौहीन करते हुए कोर्ट की तौहीन करते हुए, कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हुए, उन आर्टिकल को ना मानते हुए, इन्होंने वहाँ पर इन्होंने अपना काम जो अंदर से मॉडिफाई करने के लिए था, वहाँ पर इन्होंने अपना काम किया। और आज सुबह की बात है, एट प्रेजेंट सुबह की बात है
तो आज इन्होंने 4 जुलाई 2021 की बात है आज की, बरोज़ एतवार की बात है आज की। सुबह इन्होंने जब यहाँ पर काम लगाया, हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ से हमने को सिर्फ इतना ही दूर से, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हमारी ज़मीन है, हम जा सकते हैं, हमारे फादर साहब की प्रॉपर्टी है, हम तो जा सकते हैं, हम तो घूम सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारा राइट है। तो हम जब वहाँ पर सुबह गए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो तब वहाँ पर मौजूद नहीं, तब वो अंदर थे। लेकिन उनका बेटा और वाइस चेयरमैन जो उनकी बेटी है संगीता रानी भगत जी, वो बाहर आई, उनके फादर साहब बाहर आए और वो गाली गलौज करने लगी। क्या काम लगा था? जी जी बिल्कुल, वहाँ पर मिस्त्री लगा हुआ था और वो जो लोहे के जो सेफ्टी टैंक के ऊपर जो उसको किसने लगाया था? बालकृष्ण जो था, जो वहाँ के मतलब कि जिनके मकान में जो जेंट के बैंक है और जिनके साथ हमारा केस ऑलरेडी कोर्ट में लगा हुआ है, जिनके खिलाफ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी रूल को, किसी आर्टिकल को नहीं मानता हूँ, ना मैं किसी पर्चे को मानता हूँ, ना मैं किसी केस के हियरिंग जी जी के बिना ही बिल्कुल काम लगा था। जी जी। एक्चुअली में एक भला चौकी पे हम उससे पहले भी गए थे पिछले महीने, हमने तब भी कहा कि वे काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने वो वहाँ पे कहा कि नहीं जी इसकी डेट हो चुकी है, ऑर्डर स्टे जो कॉपी है इसकी डेट हो चुकी है, ये 1 साल पुराना है। मैं फिर भद्रवा लोअर कोर्ट में गया, फिर वहाँ से मैंने उसको रिन्यू करवाने के बाद उसको मैंने भला चौकी के लिए रेफर की, वहाँ पर पहुँचाया, वहाँ से वो आए, फिर उन्होंने काम बंद किया। लेकिन आज सुबह फिर उन्होंने जब काम लगाया, मैंने मुंशी भाला चौकी भाला के लिए मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर यहाँ पर काम लगा हुआ है, आप इनको इन्फॉर्म कर दो, तब तक काम रोको आप, जब तक यहाँ पर कोई मसला हल नहीं हो सकता। कोई अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास, कोई इनके पास रूल नहीं है, कोई इनके पास इंतकाल नकल नहीं है, कोई इनके पास कोई भी ऐसा ही कोई कागज़ नहीं है जिसके माध्यम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती काम किया। हमने सिर्फ इतना ही पूछा कि आप किस रूल के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हो, तो उसकी बेटी ने सीधा कहा मुझे, मेरी फैमिली को, हमारे फादर साहब को, कि आपने जिसके पास जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी नहीं जी हमने ऐसे वैसे केस बहुत देखे हैं। एक्चुअली में ये 1 महीना पहले की बात है, आपको पता होगा कि रोड का केस था जो शेरी से टिपरी जा रही थी, वहाँ पर भी इस बंदे ने वहाँ पर मुदाखलत की। क्योंकि ना देखिए ना ये उस पंचायत का सरपंच है, ना उस पंचायत का ये नायब सरपंच है, ना उस पंचायत का ये मेंबर है। का हुआ वहाँ पे, उस बारे में बताइए क्या हुआ? सुबह का वाक़ा ये है कि जब उनका बेटा आया, उसने हमें ज़ोर से बताया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है भाई, हम चेक करने आए हैं कि आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ पर कोर्ट का डिक्लेरेशन नहीं आएगी, कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, आप उस पर काम नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा कि हम किसी कोर्ट को नहीं जानते हैं, तूने जो करना है वो कर। उसने तू तड़ा के मैं वो यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा आपके सामने। तो एक मतलब कि इलिटरेट पर्सन जैसे होता है, मतलब कि एक अनपढ़ जाहिल इंसान की वो उस शक्ल हथियार में उसने मतलब कि ऐसे मतलब कि चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है संगीता जी, उन्होंने आपके साथ क्या कहा वो हमें बताइए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उनका कहना सीधा ये था कि उन्होंने सीधी मारपीट की। उन्होंने मेरी मदर को सर पे मारा, हमारे घर में आकर उन्होंने मारा। अब मैं आपको थोड़ा मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, कैमरा थोड़ा यहाँ पे लगाए, देखिए पूरी सोजिश पड़ी हुई है और उसके बाद पीठ के भी थोड़े कुछ निशान है, ये देखिए पीठ के भी कुछ निशान है। बस सही खोली ईद के कोई निशान है, ये भी देख सकते हो आप, घर में आके। ठीक है, ये हम बाद में उठाएंगे, आप पहले इधर ये और सर ये पैर को भी लगी है उठाएंगे हम जी। आप पहले ये बताइए। तो उसने सीधा कहा कि आप किसी के पास भी जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। एक जी, अब मैं पूछूंगा सवाल, आप उसी का जवाब दीजिए, ठीक है ना? अच्छा बताइए सर, आज क्या वाकया हुआ आपके साथ, किसने आप पे हमला किया? हम पे हमला किया सर बालकृष्ण और उनकी फैमिली ने। क्योंकि सुबह जब वहाँ पे काम लगा था, हम वहाँ पर गए, हमने कहा कि ये काम किस रूल के मुताबिक आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम किसी रूल को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी पर्चे को, किसी स्टे ऑर्डर को नहीं मानते, आप जहाँ पे जाओ, हम कुछ नहीं किसी को जानते, हमने काम करना तो करना है। तो हमने सिर्फ इतना कहा, हम वहाँ से वापस जैसे ही अपने अंदर आए तो उसका बेटा और वाइस चेयरमैन संगीता रानी भगत जी, वो दोनों आए, दोनों भाई बहन आए और पीछे से बालकृष्ण और उसकी पूरी परिवार भी दौड़ कर आए। उन्होंने यहाँ पर सीधा हमला किया, ना कि मुझ पर, पूरी फैमिली पर। आप देख सकते हो कि अभी मदर की एक्सरे भी निकाली हुई है, मेरी अपनी खुद की एक्सरे निकाली हुई है। तो उन्होंने हमारे एक हिसाब से कातराना हमला किया है, जिसके माध्यम से अभी हम यहाँ पर डंडी हॉस्पिटल में मौजूद है, अभी यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप पुलिस के पास गए अभी? हाँ जी, पुलिस के पास अभी गए आप? पुलिस के पास अभी नहीं गए हैं, लेकिन मैंने सुबह जब मुंशी साहब को फ़ोन किया था काम या झगड़ा होने से पहले कि मुंशी साहब यहाँ पर ऐसी बात है, आप यहाँ पे आओ, इनको इन्फॉर्म करो, काम बंद हो। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं आ सकते हैं, जब तक आप कोर्ट से दोबारा इसको रिन्यू नहीं करवाओगे हमारे लिए, हम नहीं आ सकते हैं तब तक। तो जब लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भाला के लिए चले गए, तो उसके बाद वो वहाँ पर आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वो किस माध्यम से आए? जब मैंने फ़ोन किया तब वो नहीं आए। फिर उन्होंने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि आप यहाँ पे आओ, आपका कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करवाएंगे, आपका मेडिकल यहाँ पे करवाते हैं। हाँ, अभी सुबह की बात है।
तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आओ, फ़ोन पे ही उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे बात करते हैं आपके साथ।